HSRA असेंबली में बम फेंकने की प्लानिंग कर रही थी। आजाद नहीं चाहते थे कि भगत सिंह बम फेंकने जाएं बटुकेश्वर दत्त के साथ, पर सुखदेव ने भगत सिंह को कहा कि तुम उस लड़की से प्यार करते हो इसलिए नहीं जाना चाहते ना, तुम मौत से डर रहे हो। इस बात से भगत सिंह को गुस्सा आया और वो बम फेंकने गए। भगत सिंह खुद भी चाहते थे कि वो असेंबली में बम फेंकने जाए। महज 16 साल की उम्र में भगत सिंह ने अपने घर को एक पत्र लिखा था। अपने पूज्य पिताजी को घर छोड़ने के पहले ये पत्र लिखा था कि पूज्य पिताजी नमस्ते, मेरी जिंदगी मकसद आला यानी आज़ाद हिंद के उसूल के लिए वक्फ हो चुकी है, इसलिए जिंदगी में आराम और दुनियावी ख्वाहिशात बायशे कशिश नहीं। आपको याद होगा कि जब मैं छोटा था तो बापूजी ने मेरे यज्ञोपवीत के वक्त ऐलान किया था कि मुझे खिदमते वतन के लिए वक्फ कर दिया गया है, लिहाजा मैं उसी वक्त की प्रतिज्ञा पूरी कर रहा हूँ। उम्मीद है आप मुझे माफ़ी फरमाएंगे। आपका ताबेदार भगत सिंह। कैसे एक 16 साल का लड़का इतने महान विचार, इतने क्रांतिकारी विचार अपने अंदर लेके आ पाया, और कैसे यही लड़का अगले 7 साल में इंडियन इंडिपेंडेंट स्ट्रगल का फेस बन गया। क्या थी भगत सिंह की पर्सनल और पॉलिटिकल लाइफ की असली कहानी, इस वीडियो में जानेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। मैं सरजीत सोनी, डेली लाइफ विवेकानंद और दर्शन जैसी किताबों का लेखक। आइए बात करते हैं। 25 सितंबर 1907 को भगत सिंह का जन्म हुआ। इनके जन्म वाले दिन इनके पापा और चाचा दोनों जेल में थे। इनकी फैमिली ही क्रांतिकारी थी। बचपन से ही क्रांतिकारी माहौल के बीच में ये रहे। 14 साल की उम्र के बाद इन्होंने बहुत सारे फिलोसोफर्स को डीपली स्टडी किया, बहुत सारे वर्ल्ड लीडर, पॉलिटिकल लीडर्स को डीपली स्टडी किया, और इनके अंदर एक क्रांति की भावना आई। इनके बचपन के 2 किस्से बड़े मशहूर हैं। पहला, ये बंदूक लेके खेत में चले गए थे और बंदूक को गड़ा रहे थे अंदर जमीन की। तो इनके पिताजी ने पूछा कि ये क्या कर रहे हो? इन्होंने बोला कि मैं बंदूक का पेड़ लगा रहा हूं। और जब इनसे पूछा गया कि ऐसा क्यों कर रहे हो, तो इन्होंने बोला अंग्रेजी दुश्मनों को मारने के लिए। दूसरा किस्सा ये है कि जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, इतनी बड़ी मार्सेस हुई, अनगिनत लोग मारे गए, तो ये अपने घर से लंबे समय तक चल के वहां गए और वहां की खून भरी मिट्टी एक बोतल में भर के घर लेके आ गए। जब इनसे पूछा गया कि ऐसा क्यों किया, तो बोला कि इसे मैं अपने पास रख के याद रखूंगा और इसका बदला जरूर लूंगा अंग्रेजों से। इसी समय आगे चल के इनका पॉलिटिकल नॉलेज पीक पे पहुंच जाता है और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पूरे देश में बहुत जोर शोर से चल रहा होता है। गांधी के द्वारा स्टार्ट किया हुआ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट सबके लिए एक बड़ी उम्मीद थी। गांधी ने खुद कहा था कि अगर आप लोग मेरे हिसाब से चलोगे तो 2 साल में आपको इंडिपेंडेंस में पक्का दिला दूंगा। पर चौरी चौरा कांड हुआ और वायलेंस आ गया। गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वापस ले लिया। भगत सिंह जैसे और भी कई रिवॉल्यूशनरीज जो उस समय एक्टिव नहीं थे, वो मानते थे कि इससे क्रांति आएगी, इससे स्वतंत्रता की क्रांति आएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। और इसके बाद ही छोटे छोटे दलों की स्थापना हुई जो आगे चल के हमारे स्वतंत्रता संग्राम के गरम दल। स्वतंत्रता संग्राम में गरम दल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दल था HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इस दल ने एक काकोरी कांड किया। ट्रेन को लूटने गए, बेसिकली जो अंग्रेजों की ट्रेन थी, वहां से उनको पैसे चाहिए थे कि ये अपनी क्रांति को आगे बढ़ा पाए। पर इस कांड को करते समय, काकोरी कांड को करते समय, एक सिविलियन की धोखे से जान चले गई। इस जान जाने के बाद इस HRA दल के ऊपर बहुत ज्यादा इंक्वायरी शुरू हुई। 40 से ज्यादा लोग अरेस्ट हो गए। बहुत सारे लोगों को लाइफ इम्प्रिजनमेंट के लिए भेजा गया। बहुत सारे लोगों को फांसी भी हुई। पर चंद्रशेखर आजाद बच गए। चंद्रशेखर आजाद बच गए और वो बाहर निकल गए। चंद्रशेखर आजाद ने ही आगे चल के सारे रिवॉल्यूशनरीज को एक साथ लाने का काम किया। इसी समय भगत सिंह नौजवान भारत सभा नाम की इंडिया की पहली लेफ्ट सोशलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे थे। भगत सिंह कार्ल मार्क्स और लेनिन जैसे लोगों से बहुत प्रभावित थे। जब आजाद और भगत सिंह मिले तो ये धीरे धीरे करके बहुत अच्छा रिलेशन बन गया और HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदल के भगत सिंह की इन्फ्लुएंस के चलते HSRA हो गया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। आगे चल के इस एसोसिएशन ने बहुत सारे काम किए। आइए इस बारे में बात करते हैं। और उसके पहले भगत सिंह की आइडियोलॉजी और फिलॉसफी के बारे में बात करते हैं कि वो किससे इन्फ्लुएंस थी, वो कहां से आई थी। भगत सिंह अपनी किताब Why I Am an Atheist, जो उन्होंने जेल में लिखी थी, उसमें काफी सारी नास्तिक चीजों की बात करते, भगवान की तरफ आस्था ना रखने की बात करते। भगत सिंह नेशनलिस्ट तो थे ही, पर वो एथिस्ट थे और बहुत कट्टर एथिस्ट थे। भगत सिंह बहुत तरीकों से बताते हैं कि कैसे भगवान नहीं हो सकते। वो कहते हैं कि अगर तुमको मानव उत्पत्ति के राज को जानना है तो डार्विन को पढ़ो। वो कहते हैं कि अगर तुम्हें जानना है कि दुनिया कैसे शुरू हुई तो बिग बैंग थ्योरी को जानो।
वो कहते हैं कि मेरे लिए इस जादू में विश्वास कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा है कि दुनिया किसी परमात्मा ने बनाई। अगर उस परमात्मा के पास इतना ही जादू है तो वो पूरी दुनिया के दुखों को क्यों नहीं कम कर देता, खत्म कर देता। वो अपनी किताब में कहते हैं कि मेरे दोस्तों को लगता है कि मैं अपने घमंड के कारण अपने आप को नास्तिक कहता हूँ, मैं अपने आप को परमात्मा से बड़ा मानता हूँ। और वो कहते हैं कि जब मैं मौत के करीब पहुंचूंगा और मेरे नीचे से तख्ता हटेगा तो मैं आस्तिक हो जाऊंगा, मैं परमात्मा को याद करूंगा। पर मैं उनको बता दूं कि मैं इतने सेल्फिश रीजन के चलते, इतने अपन पिठे रीजन के चलते नास्तिक से आस्तिक नहीं होऊंगा। मैं भगवान पे विश्वास इसलिए नहीं करता कि मैं घमंडी हूं, मैं इसलिए करता हूं क्योंकि मैं तार्किक हूं। वो हमें भी तार्किक बनने की शिक्षा देते हैं। वो कहते हैं कि जब मेरे नीचे से तबका हटेगा और मैं फांसी पे चढ़ूंगा, मेरा अस्तित्व पूरे तरीके से खत्म हो जाएगा, हमेशा के लिए। मुझे मालूम है आगे बढ़ने वाले हर एक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो सारी पुरानी आस्थाओं में दोष ढूंढे। तर्क जरूरी है और अंधविश्वास बेकार। खैर, भगत सिंह इस बात में तो बिल्कुल गलत थे कि उन्हें कोई याद नहीं रखेगा। बिल्कुल याद रखेगा, पूरा देश उन्हें हमेशा याद रखेगा। 1928 में साइमन कमीशन के लिए प्रोटेस्ट चल रहा था, क्योंकि साइमन कमीशन एक ऐसी कमीशन थी जो इंडिया के लॉ को रिफॉर्म कर रही थी, जो हर 10 साल में होता था। पर इस बार एक भी भारतीय को इसमें इन्वॉल्व नहीं किया गया था। पूरे देश में प्रोटेस्ट छिड़ गया। एक ऐसे ही शांतिमय प्रोटेस्ट में लाठीचार्ज हो गया और लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई लाठीचार्ज के चलते, जो लाठीचार्ज स्कॉट के द्वारा कराया गया था। अब इसी लाठीचार्ज के चलते जो मृत्यु हुई थी, इसी का बदला लेने के लिए भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद ये सारे मिलके एक मर्डर कंस्पायर करते, एक मर्डर की प्लानिंग करते। जो मर्डर होगा स्कॉट पर आइडेंटिफिकेशन की मिस्टेक हो जाने के कारण स्कॉट की जगह सॉन्डर्स का मर्डर हो जाता है। और इस मर्डर के बाद भगत सिंह लाहौर से कलकत्ता भाग जाते हैं भेष बदल के। कोई भी पकड़ा नहीं जाता इस समय। इसके बाद भगत सिंह के साथ मिलके सारे HSRA के मेंबर्स एक हिस्ट्री को रिपीट करने की प्लानिंग करने लगते हैं, जो हिस्ट्री फ्रांस में हुई थी। इसके बाद भगत सिंह के साथ मिलके HSRA के सारे मेंबर्स हिस्ट्री के एक महान इवेंट को रिपीट करने की प्लानिंग करने लगते हैं, जो फ्रांस में हुआ था। एक वेलियंटे नाम के बहुत फेमस रिवॉल्यूशनरी ने वहां की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बम फेंका था, जो किसी को हार्म नहीं किया था। पर उस बम के साथ उन्होंने अपने कन्फेशन में कहा कि इट टेक्स अ लाउड वॉइस टू मेक अ डेफ हियर। एक बहरे को सुनाने के लिए तेज आवाज की जरूरत पड़ती है, और ये बहरी कैपिटलिस्टिक सरकार है। भारत में कुछ बिल्स पास होने वाले थे, जिन बिल्स के पास होने के बाद इंडिया की इंपेरियलिस्टिक कम्युनिटी और ज्यादा ऊपर चली जाती। इसी के प्रोटेस्ट में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त मिलके जाते हैं असेंबली में और वहां पे बम फेंक देते, और बम फेंकने के बाद वहां से भागते नहीं है, जिससे क्लियरली पता चले सबको कि ये कोई टेररिस्ट अटैक नहीं था, बल्कि ये एक पॉलिटिकल एक्टिविटी थी, एक प्रोटेस्ट था। यहीं पे आता है सुखदेव का वो आरोप जो भगत सिंह के ऊपर लगाया गया था, कह के कि तुम उस लड़की से प्यार करते हो इसलिए बम फेंकने नहीं जाना चाहते। भगत सिंह अपने लेटर में एक छोटी सी पोइट्री लिखते हैं, कहते हैं कि फेयरवेल फेयरवेल माय लव, द आर्मी इज ऑन मूव, इफ आई स्टेड हियर विथ यू अ कावर्ड आई शैल प्रूव। कि फेयरवेल फेयरवेल मेरे लव, कि आर्मी मूव पे है, आर्मी जा रही है, और अगर मैं यहाँ रुक गया तो मैं एक कावर्ड सिद्ध हो जाऊंगा, एक कायर सिद्ध हो जाऊंगा। उसी समय भगत सिंह सुखदेव को भी एक लेटर लिखते हैं और कहते हैं कि हो सकता है जब तक तुम ये लेटर को पढ़ो तब तक मैं जिंदा ना रहूं, पर मुझे बहुत बुरा लगा कि तुमने मुझे इतनी सेल्फिश चीज के लिए अक्यूज किया। देश के बीच में इतनी सेल्फिश चीज कैसे आ सकती है? क्या तुम मुझे इतनी जानते हो? असेंबली में बम गिराने के बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने इनकलाब जिंदाबाद और डाउन विथ इंपीरियलिज्म जैसे नारे लगाए थे, पर्चे फेंके थे जिनमें लिखा था इट टेक्स अ लाउड वॉइस टू मेक अ डेफ हियर, और भी सारी जानकारी लिखी थी कि क्यों ये प्रोटेस्ट किया गया। भगत सिंह की क्रांति यहाँ रुकी नहीं। जेल के अंदर भी जब उन्हें अच्छी फैसिलिटीज नहीं मिली, उन्हें एज अ प्रिजनर ट्रीट किया गया, बल्कि एज अ पॉलिटिकल प्रिजनर नहीं, तो भगत सिंह ने जेल के अंदर भी एक प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। उन्होंने एक हंगर स्ट्राइक शुरू की, जो हंगर स्ट्राइक उस समय की दुनिया की सबसे लंबी हंगर स्ट्राइक बनी, कि जेल में लोगों को ठीक तरीके से प्रोवाइड की जाए फैसिलिटी सारी। और इसी स्ट्राइक के 63rd दिन ना खाने के चलते जतिन दा की मृत्यु भी हो जाती। इसी समय भगत सिंह ने 6.5 kg लूज किया था, और ये बहुत ही रिवॉल्यूशनरी स्ट्राइक थी। पूरी दुनिया से भगत सिंह को सपोर्ट मिलना शुरू हो जाता। भगत सिंह एक नेशनल ट्रेजर बन गए थे।
और जब इनके लॉयर के द्वारा इनको कहा गया कि आप एक मर्सी पिटिशन लिख दीजिए, आप एक दया का माफीनामा लिख दीजिए, तो भगत सिंह एक माफीनामा लिखते हैं और कहते हैं कि डोंट हैंग अस, शूट अस। इस समय तक राजगुरु, सुखदेव और बटुकेश्वर दत्त भी अरेस्ट हो चुके थे। राजगुरु और सुखदेव को भगत सिंह के साथ फांसी मिलने वाली थी और बटुकेश्वर दत्त को काला पानी के लिए बाहर भेज दिया गया था। गांधी, बोस, नेहरू सबको भगत सिंह ने थैंक यू कहा। लॉन्ग लिव रिवॉल्यूशन, इनकलाब जिंदाबाद और डाउन विथ इंपीरियलिज्म की फिलॉसफी का मैसेज वो सबको देके गए। 23 मार्च को ही रात को उनको फांसी देने लगे, जबकि 24 मार्च डेट डिसाइड हुई। उनकी फांसी की डेट के एक दिन पहले ही रात में उनको फांसी देने लगे और ये हर तरह से इलीगल थी। बहुत ही बुरे तरीके से उनके शरीर को भी ट्रीट किया गया फांसी के बाद। जब उनसे आखिरी इच्छा पूछी गई तो राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह ने कहा कि हमें गले मिलना है, और वो गले मिले। उन्होंने तेज चिल्लाया, इनकलाब जिंदाबाद। जब भगत सिंह जेल के अंदर थे और उन्हें फांसी के लिए बुलाया गया तो देखा गया कि वो लेनिन की किताब पढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। वो जो आग पूरे देश के अंदर लगाना चाहते थे, उस आग को वो लगा के गए। वो आग थी क्रांति की आग। एक बहुत ही अच्छी पंक्ति लिखी गई है, कहा गया है कि तू ना रोना कि तू है भगत सिंह की मां, मरकर भी लाल तेरा मरेगा नहीं, हंस के फांसी पर हर कोई चढ़ता नहीं। एक और पंक्ति है कि हाथ जिनमें है जुनून कटते नहीं तलवार से, सर जो उठ जाता है झुकता नहीं ललकार से, और भड़का है जो शोला सा हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का तिल में है। दर्शन प्रोडक्शन की हर एक वीडियो को इसी तरीके से आपके सामने लाते रहे। भगत सिंह जैसी महान पर्सनैलिटी के बारे में बात करके हमें भी बहुत अच्छा लगा। सब्सक्राइब जरूर